आज हम लोग पर्यायवाची शब्द एक गतिविधि के माध्यम से जानेंगे। इस गतिविधि का नाम है छिलका हटाओ और पर्यायवाची शब्द पाओ। ये केले का स्वरूप है, ये धरती शब्द है। इसके छिलके को हम हटाएंगे तो क्या है पर्यायवाची शब्द? देखिए, भू है, धरा है, पृथ्वी है, वसुंधरा है और वसुधा है। ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हुआ। इस तरह से आँख, इसके छिलके को हम अलग करेंगे तो आँख का पर्यायवाची शब्द नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन और अक्षी। इस तरह से आप जानकारी प्राप्त करेंगे। ये शंकर के छिलके को हम हटाते हैं तो क्या? शिव, महादेव, चंद्रशेखर, शंभु, उमापति। इस तरह से आप छिलकों को हटाते जाइए और उससे जुड़े जो पर्यायवाची शब्द है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते जाइए। ये गतिविधि आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इस तरह से हम इस गतिविधि से पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे। ये विलोम शब्द के लिए गतिविधि है। एक चक्र में हम लोगों ने बनाया है। जैसे अपमान है तो अपमान का क्या होगा? सम्मान। चक्र को एक साथ घुमाएंगे, इस चक्र को घुमाएंगे ईमानदार, इस चक्र को भी घुमाएंगे तो ये बेईमान। ईमानदार का विलोम बेईमान। इस चक्र को फिर घुमाएंगे दूसरे शब्द के लिए आज़ादी, इस शब्द को भी घुमाएंगे गुलामी। इस चक्र को आप घुमाते जाइए और इसका विलोम शब्द आप जानते जाइए। गुण, इस चक्र को घुमाएं तो इस चक्र को भी घुमाइए। अब गुण, इस चक्र को पुनः घुमाइए। जंगली, पालतू, आयात, निर्यात। इस तरह से चक्र को घुमाते हुए हम विलोम शब्द के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। ये आपको गतिविधि अच्छी लगी होगी। इस तरह से आप घुमाइए चक्र को और विलोम शब्द को जानते जाइए। नज़दीक, इसको घुमाइए, दूर। इस तरह से आप जरूर इसको घुमा करके और विलोम शब्द को जानते। देखिए बच्चों, ये आपके पास बड़ा सा चक्र है। इस चक्र में भारत के राज्यों का नाम है, राजधानी का नाम है और वहाँ बोली जाने वाली भाषा का नाम है। तो आप इन सभी राज्यों के बारे में, की राजधानी और भाषा के बारे में जानना चाहेंगे तो ये चक्र आपको बड़ा उपयोगी होगा। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यहाँ बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। इसी तरह से तेलंगाना, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और इसकी भाषा तमिल है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और इसकी भाषा तेलुगु है। किसी भी राज्य के बारे में राजधानी और भाषा की जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो एक चक्र आपके लिए बड़ा उपयोगी है और आपको मज़ा भी आएगा, आपको याद भी रहेगा। तो इस तरह से आप इस चक्र को अपने कॉपी पर या चार्ट पेपर पर जरूर बनाइएगा। एक गतिविधि थी जिसके माध्यम से हम लोग भारत की राज्य राजधानी और वहाँ बोली जाने वाली भाषा के बारे में जाना है। इसकी जरूरत नहीं है इस तरह से कॉपी पर।
देखिए बच्चों, आज आपके लिए हमने श्वसन तंत्र का मॉडल बनाकर लाया है। श्वसन तंत्र में श्वास नली और फेफड़े ये महत्वपूर्ण अंग हैं। हम नाक से जब सांस लेते हैं तो वह हवा जिसमें ऑक्सीजन रहता है, वह ऑक्सीजन श्वास नली से होते हुए फेफड़े तक पहुंचती है। जैसे सांस लिया ऐसे ही फूल जाता है। तो जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस सांस में लेते हैं, तो वह ऑक्सीजन गैस श्वास नली से होते हुए फेफड़े तक जाती है और उस क्रम में फेफड़ा फूल जाता है, इस टाइप से, इस जैसा। अब यहाँ से ऑक्सीजन हार्ट में चला जाता है और वहाँ हार्ट से ब्लड में वो ऑक्सीजन घुल जाता है और फिर शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आता है, वह रक्त फिर हार्ट तक आता है और हार्ट से फिर वो फेफड़े में आता है और फेफड़े में जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो उसे हम फिर सांस के जरिए बाहर छोड़ते हैं। इस तरह से फेफड़ा सांस लेने में फूलता है और सांस छोड़ने में सिकुड़ता है। इसका कार्य ऑक्सीजन रक्त में पहुंचाना और रक्त से फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, उसको फिर शरीर से बाहर निकालना। इस कार्य में फेफड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो हमारी सांस चलती है, जिससे हम जीवित रहते हैं, वह श्वसन तंत्र का ही योगदान होता है, जिसमें श्वसन नली और ये फेफड़ा जो दो महत्वपूर्ण होते हैं। इस तरह से आप लोग भी इसे बनाने का प्रयास करिएगा। ये आपको मॉडल अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है ना? इस तरह से बनाइएगा। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र के बारे में जाने। इसमें कौन कौन से अंग होते हैं और इस अंग की क्या भूमिका होती है भोजन को पचाने में। ये मॉडल कागज से और मोटे पेपर से बनाया गया है। इस तरह से आप लोग भी बनाने का प्रयास करिएगा। हमारा पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही हम मुंह में खाद्य पदार्थ लेकर चबाते हैं, वहाँ से ही पाचन शुरू हो जाता है। और दांत जब उन्हें चबाता है तो उसमें टाइलिंग लार मिल जाता है और वहाँ से वो निगलने लायक जब भोजन हो जाता है तो फिर यहाँ आहार नली से होते हुए आमाशय में आ जाता है। आमाशय में भी पाचन होता है। आमाशय के बाद वह अग्न्याशय से होते हुए लीवर में आता है। लीवर के बाद फिर पचते हुए छोटी आंत में आता है। छोटी आंत से भोजन पचते हुए फिर बड़ी आंत में आता है और बड़ी आंत के बाद भोजन फिर जो अवशेष पदार्थ होता है वो मलाशय में चला जाता है। इस तरह से भोजन का पाचन होता है। इसमें कौन कौन से अंग काम करते हैं पाचन में? तो पहला हुआ मुख, टाइलिंग, लार, आहार नली हुआ। इसके बाद फिर आमाशय हुआ, फिर गॉल ब्लाडर, लीवर, अग्न्याशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर मलाशय। इस तरह से इतना अंग पाचन तंत्र में रहते हैं और भोजन पचाने का कार्य करते हैं। तो ये मॉडल आपको कैसा लगा?
इस तरह से आप भी मॉडल बनाएंगे। देखिए बच्चों, आज हम लोग सूर्य ग्रहण को समझेंगे। ये मॉडल सूर्य ग्रहण का बनाए गए हैं। ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। सूर्य का अपना प्रकाश होता है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, पृथ्वी का भी अपना प्रकाश नहीं होता है। हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी पर निवास करते हुए हम सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं, सूर्य की रोशनी प्राप्त करते हैं। सूर्य भी चक्कर लगाता है, घूमता है, चंद्रमा भी घूमता है चक्कर लगाते हुए, और पृथ्वी भी घूमती है चक्कर लगाते हुए। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती हुई परिभ्रमण करती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और सूर्य भी घूमता है अपने पथ पर। तो तीनों परिभ्रमण करते हैं अपने अपने पथ पर। इस क्रम में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, और जितनी दूर में छाया पड़ती है वहां पर रहने वाले लोगों को सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है। या तो पूरा नहीं दिखाई पड़ता है या फिर आंशिक रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। तो जब चंद्रमा के बीच में आने के कारण पृथ्वी पर से सूर्य अवलोकन नहीं होता है, सूर्य नहीं दिखाई देता है, तो इस घटना को हम सूर्य ग्रहण के रूप में समझते हैं। तो यह एक खगोलीय घटना है, इसलिए सूर्य ग्रहण के बारे में हम ये आज इस मॉडल के जरिए स्पष्ट रूप से समझे होंगे। इस तरह से आप लोग भी मॉडल बनाइएगा। अच्छा लगा मॉडल ना? इस बार चंद्र ग्रहण का मॉडल आपके सामने मैं बना कर लाया हूँ। पिछले बार सूर्य ग्रहण का मॉडल हम लोगों ने देखा था, ये चंद्र ग्रहण का मॉडल है। जैसा कि पिछले दिनों हम लोगों ने चर्चा किया था कि सूर्य का अपना प्रकाश होता है, यह इससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और यह भी ब्रह्मांड में अपने पथ पर परिभ्रमण करता है। पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर अपने पथ पर परिभ्रमण करती है, और चंद्रमा भी अपने पथ पर पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, परिभ्रमण करता है। तो इस तरह से ब्रह्मांड में जितने भी खगोलीय पिंड हैं वह सभी अपने अपने पथ पर परिक्रमा करते हैं। तो इसी क्रम में जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो एक खगोलीय घटना होती है। पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा के पास भी अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन हम पृथ्वी पर से चंद्रमा को चमकता हुआ देखते हैं। इसका कारण यह है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, तो यह पृथ्वी से चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। तब इस तरह के परिभ्रमण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। तो जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, तो उतना चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकता हुआ पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, तो चंद्रमा का उतना भाग अंधेरा दिखाई पड़ता है।
तो इसी घटना को, खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण के रूप में हम लोग सोचते हैं। तो इस तरह से ये मॉडल है, ये सूर्य का है, ये पृथ्वी का है, ये चंद्रमा का है। तो इस चंद्र ग्रहण का मॉडल भी आप जरूर बनाएंगे, अच्छा रहेगा। एक और गतिविधि देखेंगे। इस गतिविधि का नाम है सही मिलाओ बल्ब जलाओ। इधर राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय ध्वज, ये सब लिखे हैं और इधर इसका उत्तर भी लिखा हुआ है। तो किसका कौन प्रतीक है, ये इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम राष्ट्रीय वृक्ष जानना चाहते हैं तो इस तार को राष्ट्रीय वृक्ष से टच करेंगे और फिर हम करेंगे क्या कि इधर बारी बारी से सब पर टच करते जाएंगे। ये देखिए, जैसे ही हम राष्ट्रीय वृक्ष के लिए बरगद से टच किए तो बल्ब जल पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इस तरह से राष्ट्रीय पक्षी पर हम इसको, इस तार को टच करेंगे, राष्ट्रीय पक्षी। अब हम सब पर बारी बारी से टच करके देखते जाएंगे कौन इसका सही उत्तर है। तो जैसे ही हम मोर पर एक टच करते हैं ये बल्ब जल उठता है और बाकी दूसरे विकल्प पर हम जब टच करेंगे तो नहीं होगा। तो आप लोग ये समझेंगे कि राष्ट्रीय प्रतीक कौन है, इस बल्ब को जला करके आप ये पता कर लेंगे। अब जैसे राष्ट्रीय मिठाई, तो राष्ट्रीय मिठाई पर हम इसको टच किए, अब इसको बारी बारी से हम टच करेंगे। राष्ट्रीय मिठाई कौन है, नहीं जल रहा है। जैसे ही हम इस जलेबी पर टच करते हैं वैसे ही बल्ब जल जाता है। तो इस तरह से है सही मिलाओ बल्ब जलाओ प्रोजेक्ट के जरिए हम राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस तरह से आप लोग भी करिए, बारी बारी से आइए। बच्चों, आज हम लोग, ये क्या है देखिए, तो समझ में आ रहा है क्या है? मानव कंकाल। मानव कंकाल बना है, ठीक ना? तो ये मानव कंकाल को मॉडल के रूप में दिखाया जा रहा है। ये मोटा कागज जो कार्टून का पेपर होता है उसके माध्यम से बनाया गया है। ये दिखाया गया है कि मानव कंकाल में 5 प्रकार की हड्डियां होती हैं। पहला है खोपड़ी की हड्डी, जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित होता है। दूसरा है छाती की हड्डी, जिसमें हमारे फेफड़े, हमारा हृदय वो सुरक्षित रहता है। तीसरा है रीढ़ की हड्डी, जिसमें मेरुरज्जु सुरक्षित रहता है। चौथा है हाथ की हड्डी और 5वां है ये पैर की हड्डी। ये मानव कंकाल ही हमारे शरीर को ठोस आकार प्रदान करते हैं। ये कल्पना करिए कि जब हड्डी नहीं होगा तो हमारे शरीर का कैसा होगा, लगेगा कि मिट्टी का लोंदा है, उस टाइप से हो जाए। तो ये मानव में अस्थि कंकाल की भूमिका अच्छी होती है, यही हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है। तो इस तरह से आप भी मानव कंकाल का मॉडल बनाएंगे और देखिए, इस तरह से मॉडल बनाने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। देखिए, मैं आपके लिए आज क्या बना कर लाया हूँ, आप देख रहे हैं। ये आज हम लोग इसके माध्यम से ये जानेंगे कि हमारे शरीर में जो किडनी है वो कैसे काम करते हैं, है ना?
तो देखिए बनाए हैं, ठीक बनाए हैं ना, इसी तरह से आप लोग भी बनाइए। और ये जो बेकार की चीज़ें हैं, कूट है, मोटा कागज है, उसके और पाइप के जरिए बनाया गया है। तो हमारे शरीर में 2 किडनी है, देखिए 2 किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है। तो इस किडनी का काम ये है कि जो हम पानी पीते हैं उससे जो लाभदायक चीज़ें हैं और जो बेकार की चीज़ें हैं उसको छानना, उसका फिल्टर करना इसका काम है किडनी का। तो जैसे पानी हम पीते हैं तो पानी हमारे शरीर के पाचन तंत्र से गुजरने के बाद किडनी में आता है। तो किडनी में जो पानी में लाभदायक चीज़ें हैं उसको वो फिल्टर करके ब्लड में दे देता है। और जो बेकार चीज़ें, बेकार पानी, उसमें से जो बेकार की चीज़ें हैं वो छनने के बाद यूरेटर में आ जाते हैं और यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है और फिर मूत्र मार्ग से बाहर विसर्जित कर दिया जाता है। तो पूरा सिस्टम को हम मूत्र प्रणाली तंत्र कहते हैं। और इसको देखिए, यह जो मॉडल है वो मूत्र प्रणाली तंत्र का है, इसे जरूर आप बनाइएगा। आज हम लोग ये मॉडल में ये समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है। ये मॉडल बनाया गया है, आप भी बनाइएगा और वो साधारण तरीके से बन जाएगा, आप मेहनत करेंगे। तो इस मॉडल में ये दिखाया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो एक रासायनिक अभिक्रिया है वो हरे पौधों के पत्तियों में होता है। इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया केवल और केवल हरे पत्ती वाले पादपों में ही होता है और किसी जंतु में नहीं होता है। ये इसकी विशेषता है। ऐसी प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप इनमें मंड का निर्माण होता है और वो मंड फिर अनाज और फल के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये पेड़ पौधे की विशेषता है। तो देखिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है उसमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो पहला है जल, जो जमीन से जड़ द्वारा सूखा जाता है, ये जल पत्तियों तक पहुँचता है। दूसरा है सूर्य से सूर्य का प्रकाश और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। इस 4 चीज़ों की सहायता से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। देखिए इस तरह से आप लोग भी बनाएंगे। तो ये मॉडल जो है ये दिखाता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कैसे होती है और पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में किन चीज़ों की जरूरत होती है। आज लाए हैं जल वितरक संयंत्र बना करके आप लोगों के लिए। आप नल से पानी निकालते होंगे या जार से भी आप पानी निकालते होंगे। तो जब जार का ऊपर का ढक्कन बंद रहता है तो पानी नहीं निकलता है, और जब जार का ऊपर का ढक्कन खोल देते हैं तब पानी नल से निकलता है। तो ढक्कन बंद रहने पर जार के अंदर वायु प्रवेश नहीं करता है। इस वजह से जल पर दबाव नहीं पड़ता है और जल बाहर नहीं निकलता है। लेकिन जैसे ही जार
का ढक्कन खोला जाता है, देखिए ढक्कन खोला और यहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया। इसके पीछे कारण ये है देखिए कि इसमें वायु प्रवेश कर रहा है और वायु के प्रवेश करने से इस पर जल दबाव बढ़ रहा है और जल दबाव के कारण वायु का दबाव बन रहा है और जल बाहर निकल रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे वैसे ही पानी निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें वायु का प्रवेश नहीं हो रहा है। तो इस तरह से जल वितरक संयंत्र ये बनाया गया है। आप भी इस तरह से मॉडल जल वितरक संयंत्र का जरूर बनाएंगे।